बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें गज़ल की तशरीह में होने वाली 8 गलतियों की निशानदही की थी, जो कि तलबा और तालिबात लाशऊरी तौर पर कर जाते हैं और तवक्को रखते हैं कि उन्हें अच्छे नंबर्स मिलेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन वो गलतियां रह जाती हैं और एग्जामिनर उनको अच्छे नंबर नहीं देते। फिर वो समझ भी नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ असातिज़ा जो हैं वो भी सहल पसंदी का शिकार है और सरसरी तौर पर बता देते हैं, उसकी वजाहत नहीं करते या फिर जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से नहीं बताते। तो वो वीडियो आपने बहुत पसंद की, आपने उसको सराहा और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने उस वीडियो में एक वादा भी किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है। ख़ास तौर पर गज़ल की तशरीह पर बात करेंगे आज कि गज़ल की तशरीह कैसे शुरू की जाती है, कैसे लिखा जाता है, कौन सी बातें जो है वो एक एग्जामिनर पर अच्छा तासुर छोड़ती हैं और किस तरीके से आप उसको खुश करके उससे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो एक टेस्ट मैं आज नमूने के तौर पर पेश करूंगा। मेरे अपने ही एक होनहार तालिब इल्म का टेस्ट है और अभी मैंने इसे चेक भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर वीडियो बनाई जाए और फिर बाद में इसको चेक। तो इस तरह के कई मेरे पास टेस्ट मौजूद हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस पर बात करते हैं और तफसील से बात करते हैं। तो ये है जी गज़ल की तशरीह। गज़ल की तशरीह जब पेपर आपके सामने आ जाए और आपने गज़ल की तशरीह आप शुरू करना चाहें, तो सबसे पहले सवाल नंबर लिखें जो भी है, और फिर लिखें शायर का नाम कुछ इस तरीके से। तो ये जो दरमियान में आप ये अलामत है ये ज़रूर लगाएं, इसको राब्ता की अलामत कहते हैं। कुछ बच्चे तफसीलिया की अलामत लगा देते हैं, कुछ कॉमा लगा देते हैं, कुछ ख़त्मा लगा देते हैं, तो फिर प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। तो यही अलामत लगानी है, ऊपर और नीचे 2 नुक्ते लगाने हैं, इसको राब्ता की अलामत कहते हैं। उसके बाद शायर का नाम लिखना है। अगरचे कि इस तालिब इल्म ने वावैन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है जी। अगर कर भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, इसके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद शेर लिखें, जो पहला शेर है, और बिल्कुल दरमियान में लिखें, हाशिए के दोनों हाशियों के बिल्कुल दरमियान। उसके बाद मफहूम की बारी आती है जी। तो आपने इस तरीके से मफहूम लिखना है, एक हेडिंग बनानी है और उसके बाद आपने तशरीह करनी है। ये मफहूम ज़रूरी तो नहीं होता और इसके कोई अलग से नंबर तो नहीं होते, लेकिन चूंकि आप एक जानदार प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं ताकि एग्जामिनर पर एक तासुर छोड़ा जा सके, आपने उससे नंबर हथियाने हैं, छीनने हैं। और यकीनन प्रेजेंटेशन खूबसूरत होगी, तब ही वो आपको मजबूर होकर वो नंबर आपको दे देगा। और ये भी हो सकता है कि आम जो तलबा हैं उनसे ज़्यादा नंबर वो आपको दे दे। फिर तशरीह है जी। तो तशरीह की हेडिंग इसी तरह बनानी है और फिर तशरीह करनी है। पहला पैराग्राफ बहुत अहम है जी। ये ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि पहले पैराग्राफ में आपने तशरीह नहीं बल्कि शायर का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करना है। 2 लाइनों में करें, 3 में करें, 5 में करें, जितना उसका अदब में कद काठ है उसके मुताबिक आप उसका तारुफ पेश कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हालात ज़िंदगी बयान करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ पैदा हुए, किन मुश्किलों में वो पले बड़े, किन से तालीम हासिल की, किस तरह उनका मुश्किलात में उनका बचपन गुजरा, वगैरह वगैरह, किन इदारों से उन्होंने तालीम, ये आपने बिल्कुल भी बयान नहीं करना। आपने यहाँ पे उनका अदबी तारुफ पेश करना है और बेशक थोड़ा करें लेकिन लाजमी तौर पर करें, क्योंकि गालिब एक नाबगह रोजगार अदीब थे, शायर थे, लिहाजा उनका तारुफ भी उनके शायान शान होना चाहिए। तो यहाँ ये आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा कि तारुफ क्या है।
आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तारुफ में क्या लिखना है। तारुफ में आपने लिखना है शायर का अदब में मकाम व मर्तबा क्या है, उसकी वजह शोहरत क्या है, उसके कलाम में खूबियाँ क्या हैं और वो किस तरह की शायरी करते हैं और किस सिन्फ में वो ज़्यादा लिखते हैं या शायरी करते हैं, ये आपने बयान करना है। उसके बाद आपने तशरीह तलब शेर में गालिब ने हकीकतन नज़रिया इंसानियत पर रोशनी डाली है, तो फिर आपने एक तमहीद सी बांधनी है, बिल्कुल बराह रास्त उसका जो मतलब है शेर का वो बयान नहीं कर देना, एक तमहीदी एक पैराग्राफ शुरू करना है कि शायर जो है इसका पस मंज़र क्या है, वो क्यों बयान करना चाह रहा है, वो क्या लिखना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। तो इस तरह तशरीह एक पैराग्राफ और होगा। तो मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में आपने तशरीह करनी है, एक बिल्कुल सीधा सा एक कॉलम नहीं बना देना है, बिल्कुल एक चौरस तशरीह नहीं नज़र आनी चाहिए। एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो, 2, 3, 4 पैराग्राफ हो, और सबसे अहम बात कि जब भी नया पैराग्राफ शुरू करें तो ये जो हाशिया के साथ थोड़ी सी जगह है इसको छोड़ दें, ठीक है। ये छोड़नी ज़रूरी होती है अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल हाशिए के साथ शुरू कर लेते हैं और वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो प्रेजेंटेशन में ये भी एक खूबी होती है कि आपने नया पैराग्राफ थोड़ी सी जगह छोड़कर, जिस जिस तरह कंप्यूटर में एक टैब होता है, एक स्पेस छोड़ी जाती है हर नए पैराग्राफ में, तो आपने भी छोड़नी है। अब चलते हैं दूसरे सफ़े पर, देखते हैं कि क्या लिखा गया है। तो ज़रा देखिए यहाँ अगर कोई अहम बात है, कोई अहम जो पढ़ने के लायक है तो उसको आप मार्कर से उसको ज़्यादा नुमायाँ कर सकते हैं। फिर जब हवाला जात के अशार लाज़मी होने चाहिए और बड़े ही उम्दा होने चाहिए। शेर दुरुस्त होना चाहिए, ये मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि शेर जो है बिल्कुल तशरीह के मुताबिक हो, ठीक है, और बिल्कुल दुरुस्त लिखा गया हो, उसमें गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आप लफ्ज़ आगे पीछे कर दें और एग्जामिनर को अगर वो शेर पता है, उसने सुना हुआ है, और अगर मेरे जैसा वो शायर हुआ तो फिर तो वो बिल्कुल भी मुआफ नहीं करेगा। तो मैं तो नहीं करता जी, किसी को किसी शायर का शेर गलत लिखना ये उस शायर की तौहीन है। तो मैं तो कम से कम बतौर शायर मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आप किसी शायर का एक मशहूर व मारूफ शेर बिल्कुल गलत कर दें, आगे पीछे कर दें, उसके जुमले उसके लफ्ज़ जो है बिगाड़ दें, अपनी मर्जी से आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। वो एक आला शायर है, और कादिरुल कलाम शायर है, और आप उसकी इस्लाह करनी शुरू कर दें, उसको बताएं कि नहीं जी शेर तो इस तरह होता है। तो कोशिश करें कि इससे इज्तनाब किया जाए। फिर देखें 2 से 3 हवाला जाती अशार हैं और एक कुरान का भी हवाला दिया गया है। तो जब आप कोई नसरी हवाला पेश करें, कोई किसी की कोटेशन, किसी का कॉल, कोई फरमान, ठीक है, तो वो आपने हूबहू लिखना है, उसमें आपने तब्दीली नहीं करनी, और ये भी दरमियान में लिखें। और ये इसमें वावेन का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह एक रिसर्च आर्टिकल में या फिर कोई तहकीकी मकाले में किसी किताब का, किसी शख्सियत के किसी जुमले का हवाला दिया जाए तो उसको दोनों तरफ जो है इन्वर्टेड कॉमास यानी वावेन में लिखते हैं। ये इस बात का सबूत होता है कि ये जुमला जो है ये जो लिखने वाला है उसका अपना नहीं है, या तशरीह करने वाले का अपना नहीं है, उसने किसी का जुमला लिया है और हूबहू उसने नकल किया है और यहाँ पे पेश किया है। और फिर बताना भी चाहिए कि ये कहाँ से, किस किताब से, इसका माहज़ क्या है, इसका इसको कहने वाला ये किसका फरमान है, इसका जो अदीब है, इसका मुसन्निफ है वो कौन है, ये बताना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इस तरह आपने चाहे कुरान की आयत हो, हदीस हो, फरमान हो, कोई कॉल हो, कुछ भी हो, कोई नसरी हवाला है तो आपने दोनों तरफ वाबैन लाजमी लगाने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सफ़ा नंबर 3 पर और देखते हैं कि तालिब इल्म ने पहले शेर की तशरीह का एहतताम कैसे किया है।
تو عزیز طلبہ، جس طرح تشریح کے آغاز میں ایک پیراگراف شاعر کا ادبی تعارف جو ہے اس میں پیش کیا گیا، اسی طرح جب آپ نے تشریح کو ختم کرنا ہے تو اس کے بعد ایک دو یا تین یا چار جتنی بھی سطریں بنے، آپ نے اس میں اس شعر کے فکری و فنی محاسن پیش کرنے ہیں۔ اس سے ایگزامینر جو ہے وہ بڑا مرعوب ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور وہ آپ کو خوش ہو کے زیادہ سے زیادہ نمبر دے سکتا ہے۔ یہ فکری و فنی محاسن کیا ہوتے ہیں؟ اس میں آپ تشبیہ و استعارہ کا اگر استعمال ہے تو وہ لکھیں، کوئی صنعت استعمال ہوئی ہے تو وہ ضرور لکھیں۔ یقیناً آپ کے اساتذہ آپ کو صنعتوں کے بارے میں بتاتے ہوں گے، اگر نہیں تو میں انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا جو کہ انٹر لیول کے جو طلبہ ہیں ان کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ زیادہ جو مستعمل جو ہے صنعتیں، ان کا ذکر کروں گا حوالہ جات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو تشبیہ و استعارہ ہے، تلمیح ہے، کچھ صنعتیں ہیں، اگر محاورے کا استعمال ہے تو وہ بھی پیش کریں، اور اگر کوئی اور فکری خوبی ہے کہ شاعر فکری طور پر کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی بیان کریں۔ تو اس شعر میں چونکہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے تو یہاں آخر پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک بڑی عمدہ تشریح جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ اس طرح دوسرا شعر بھی بالکل اسی طرح مفہوم لکھیں، تشریح لکھیں، اور اگر غالب کے بارے میں مزید کچھ آپ کو اس کا ادبی تعارف معلوم ہے تو یہاں طالب علم نے جی لکھا ہے، جی مزید اس کی خوبیاں بیان کی ہیں آغاز میں، اور پہلے شعر کی تشریح میں جو خوبیاں ہیں یہ ان سے الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ اگر آپ کو الگ آتی ہیں تو لکھیں، اگر نہیں آتی تو پھر جو پہلے شعر میں لکھا گیا ہے وہی کافی ہے، دوسرے شعر میں اس کا ادبی تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو ضرور لکھیں، لیکن غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ نہ لکھا جائے۔ پھر صفحہ نمبر 4، پھر اسی طرح جس طرح پہلے شعر کی تشریح کی گئی اسی طرح دوسرے کی، پھر اب تیسرے کی باری آ گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت جو ہے انداز تحریر ہے، ہینڈ رائٹنگ ہے، اور یہاں دیکھیے عاشق کے جذبات کا ترجمان ہے۔ اس شعر کے آخر میں بھی انہوں نے طالب علم نے فکری و فنی محاسن پیش کیے ہیں۔ دیکھیے شعر زمانی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ معنوی زاویے اسے اعلیٰ درجے کا شعر بناتے ہیں۔ دیوانگی شوق عمدہ اور منفرد ترکیب ہے، یہ شعر ایک عاشق کے جذبات کا ترجمان ہے۔ تو اگر کوئی عمدہ ترکیب شاعر استعمال کرے تو وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے یہاں پہ، کوئی ترکیب اضافی، خوبصورت ترکیب اضافی۔ پھر جی تیسرا شعر ہے، بالکل اسی طرح اس کی بھی تشریح جو ہے اسی طرح کی جائے گی، اور دیکھیں یہاں پہ طنز کیا گیا ہے، زود پشیماں کہہ کر، تو اس کا بھی آخر میں ذکر طالب علم نے کیا ہے، اس میں بھی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ پہلے دونوں اشعار سے مختلف غالب کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی، بہت عمدہ تشریح کی ہے۔ اگر میرا بس چلے، میرا دل چاہے تو میں اس طالب علم کو 10 میں سے 10 نمبر دوں، لیکن چونکہ اگر ہم 10 میں سے 10 دینا شروع کر دیں تو پھر طالب علم جو ہے وہ بورڈ میں بھی اتنے ہی نمبر کی توقع رکھتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں آتے تو پھر جو طالب علم ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم 10 میں سے 10 تو نہیں دیتے، لیکن 9 نمبر تو ضرور بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاباش بھی بنتی ہے۔ اب دیکھیے آخر میں تیسرے شعر کی تشریح میں بھی ذرا دیکھیے گا کہ فکری و فنی محاسن ہے، یہ شعر جذبہ عشق سے لبریز ہے، سوز و گداز اس شعر کا خاصہ ہے، زود پشیماں کے الفاظ استعمال کر کے شاعر نے طنز کیا ہے، اور ہائے حرف افسوس ہے جو محبوب کے شدید پچھتانے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے بھی تشریح کرنی ہے، اور اسی انداز میں آپ نے کرنی ہے، ہر شعر کا آغاز، اس کا انجام، اس کا وسط، کس طریقے سے آپ نے حوالہ جاتی اشعار لکھنے ہیں، اگر کوئی نثری حوالہ ہے تو وہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ تو دیکھیے 7 صفحوں پر یہ تشریح مکمل ہوئی ہے، اور
اگلے لیکچر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ٹائم کو مینج کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کا انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کو اتنے ہی ٹائم میں تشریح مکمل کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا، اور بالکل اسی طرح آپ نے نظم کی تشریح بھی اسی پیٹرن پر، اسی طریقہ کار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے تشریح کریں گے تو آپ کے نمبرز بہت بڑھ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔